हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो। लाइव हो गए ना अपन? बेस्ट। तुम्हारे बाकी सारे खत्म हो गए ना क्लासेस? आज खत्म हो गया? फिर बहुत है अभी तो, खेल बहुत लंबा चलेगा। ये खेल चलता चलेगा। अच्छा है ना, मस्त है एकदम। 20 नवंबर। नवंबर। बेस्ट है। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको नवंबर तक। ये कहां जा रहा तू? बुलाती है मगर देगा भी, बाकी तेरी मर्जी है। सही में जाना? नहीं नहीं रुकना। नहीं मतलब देख तेरे तेरे ऊपर। अरे वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो तू। मैं तू जा कहाँ रहा था ऐसे? आज क्लास नहीं आई वो अब मुझे क्या मालूम। ते- थोड़ा हाइट ते हे ऍडजस्ट करना आणि वाह यार। चलो ICAI। आज नया चैप्टर ना, स्टुडंट्स बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल। ते ग्रुपवरती लिंक शेअर केली का रे? त्याने हे म्हटलं सांग सगळ्या फाउंडेशनच्या ग्रुपवरती। थांब नाही तर मीच करतो थांब। आय डू इट। शेअर कॉपी लिंक। चलो सो शैल वी स्टार्ट गाइस? ओके चलो। ओके अरे इसको तो से चालू कर दिया ना ऐसे ऐसे। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, क्या फुल जोश, एकदम मजा आ गया। दोस्तों दोस्तों कल हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब फिनिश कर लिया। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर मतलब यूटिलिटी, वो फिनिश हो गया। आज अब मिले हैं हम लोग किसके लिए? बोलो मत, हमें क्या पता। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ कॉस्ट, इसके एमसीक्यूज हम लोग क्या करने वाले आज? डिस्कस करने वाले। ठीक है ना एकदम? यस सर। इसके अंदर कितने एमसीक्यूज है एक बार जरा देख लिया आप सबने? सर हम लोग पहले देखते हैं ये सब चीजें। चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं। कितने कॉन्सेप्ट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 82 एमसीक्यूज ट्राई करेंगे आधे से ज्यादा आज कवर करें, सो दैट टुमारो वी कैन कंप्लीट विद दिस चैप्टर। बट जैसे आपको पता है कि अपना एजेंडा सिंपल है एकदम। क्वेश्चंस को रीड करते आना चाहिए, ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एंड इसीलिए हम लोग ये पूरी मेहनत जो है वो कर रहे हैं। सही है एकदम? यस सर। ओके सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात हो रही है यहां पे। चैप्टर है अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों रॉक करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ज्यादा हो गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? टिलिंग ऑफ सॉइल। आई शपथ, ये टिलिंग ऑफ सॉइल सर, टिलिंग क्या होता है सर? सही है ना एकदम? मतलब आधा मतलब बच्चा हैंग। व्हाट इज दिस टिलिंग सॉइल? ए सुनना भाई भाई भाई, ओए भाई रुक रुक रुक। अरे कुछ नहीं हुआ, बस रिलैक्स। इधर मेरे पास देख। टिलिंग मतलब क्या होता है मालूम तुझे?
टिलिंग मतलब क्या? टिलिंग देखिए, ये इधर सबको नहीं मालूम, मतलब तू आया आज नहीं मालूम, वेरी गुड, बैठ जाओ। मतलब आप समझ रहे बात को? अपने को प्रैक्टिस क्या चीज की, कॉन्सेप्ट अपने को सब आता। प्रोडक्शन मतलब क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। उसके अंदर फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सॉइल यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी, ये ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। बट भाई जब ऐसे टिलिंग विलिंग जब ऐसे वर्ड देते, बच्चा उधर ही हैंग होता कि कसम से सर ये टिलिंग होता क्या है, पता ही नहीं हमें। कोई बात नहीं, समझेंगे, उसको भी सर्च करेंगे, समझेंगे क्या होता है टिलिंग। दूसरा देखते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, इज दिस प्रोडक्शन? नहीं ना, गाना गाना है ना, नहीं सर। प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल ऑन अ रोड, मतलब एक बच्चे को गड्ढे में गिरने से बचाना, क्या इसे प्रोडक्शन कहेंगे? क्या फालतू पूछ रहा है? पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, मजा आ रहा है इसके लिए पेंटिंग कर रहे हैं, नहीं, मतलब आंसर ए है। बट टिलिंग मतलब क्या है पता नहीं है। तो व्हाट इज टिलिंग? टिलिंग टिलिंग, व्हाट इज टिलिंग? ऐसा इसीलिए अभी देखो, मतलब मैंने आपको पहले मीनिंग नहीं बताया, बट आपको समझाया क्या, किस तरीके से हमने आंसर को फाइंड आउट करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटेंशन समझो। पहली बात सर मतलब भी नहीं मालूम, बट बाकी के ऑप्शंस भी देखो क्या है। जब अपने को लग रहा है, कल भी क्या बोला था, जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो मालिक, बराबर है कि नहीं? वो मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इंक्रीजेस। बाकी की तीन तो ऑब्वियसली सर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है ना एकदम? यस सर। तो आइए दोस्तों टिलिंग मीनिंग देखते हैं। भाई ये कौन से भाषा में आया है? तेरी लैंग्वेज कौन सी है वो थोड़ी पूछ रहे हैं हम, येड़ा है क्या तू? टिलिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग एंड कल्टिवेटिंग लैंड फॉर क्रॉप्स। जो मतलब हम लोग सोइंग, प्लॉइंग, पहले प्लॉइंग होता है, फिर सोइंग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब हम लोग खेत रेडी कर रहे हैं किसके लिए? मतलब कल्टीवेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? टिलिंग। आई बात समझ में? एंड दैट इज व्हाट इज अ, बोलो ना, उसके वजह से यूटिलिटी बढ़ेगा ना उसका, राइट? तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रोडक्शन, टिलिंग ऑफ सॉइल। अंडरस्टूड? यस सर, बेस्ट है। हाँ जी बेटा, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप आपके बब्बू सोना को क्या बोलते हो, पिल्लू पिल्लू जो भी बोलता हूँ, ठीक है? पढ़ाई में ध्यान दे। चलो सो दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू समझ में आया, व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स अबाउट? यस, चलो लेट्स गो अहेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके गाइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द एपी इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी। अभी ये अपना टीपी एपी एमपी वाला जो है ना, फिर बच्चे पूछते सर ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो पता है आपको कि ये जो है ये अपना टीपी है, ये जो है ये अपना एमपी है, और फिर यहां से ये अपना है एपी, बराबर है कि नहीं? सो मुझे बताओ हमने क्या बोला था कि व्हेन एपी इज राइजिंग एमपी इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू एपी, एंड व्हेन एपी इज फॉलिंग, बोलो एमपी इज लेस देन एपी। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या नजर आ रहा है आपको? द एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। बट यहां पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आगे लगे छोड़ने देने का, ऑल ऑफ द अबव वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन रहा तो और देखना पड़ता है। यहां पे है नहीं, तो भाई सिंपल सी बात है, सेकंड का आंसर ए है, कोई टेंशन नहीं है। बट पढ़ लेते हैं आगे क्या है। The law of increasing returns to scale relates to effect of changes in factor proportion. क्या बोलना चाह रहे हैं? Law of increasing returns to scale. क्या बोलना चाह रहे हैं? Returns to scale means what? Effect of changes in factor proportions. नहीं नहीं, मैं ये जानबूझ के क्यों रीड कर रहा हूं, आप समझो बात को। कभी कभी आपको 4 सही देंगे और 1 गलत देंगे, फाइंड करने के लिए पूछेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो ये इनकरेक्ट क्यों है ये समझ में आना चाहिए, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेरा काम खत्म हो गया है कि सेकंड का आंसर ए है, डन है। बट मेरा फर्ज ये भी है कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है आप ये भी समझो। कभी कभी एग्जाम में इसी सेंटेंस को, मतलब अपने को ऑप्शन थोड़ी रट के जाना है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बेसिस पे अपना एजेंडा यही है। नहीं तो कल भी मैंने क्या बोला, नहीं तो आप ये घर पे भी काम कर सकते थे। आंसर की आपको दी हुई है, आपको एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना है मेरे साथ।
क्या बोला पहले फोकस करने का, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। भाई रिटर्न्स टू स्केल मतलब ये मुझे बताओ, ये लॉन्ग रन वाला मामला है कि शॉर्ट रन वाला मामला है? भाई कुछ तो बोलो यार, पूरा पढ़े क्या है? वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज अ शॉर्ट रन, रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन। सही बात है ना? तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स एक तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे, प्रोपोर्शन में नहीं होगा ना। प्रोपोर्शन में किधर होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। प्रोपोर्शंस में चेंज किधर होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वन फैक्टर इज फिक्स्ड अदर्स आर वेरिएबल। बट यहां पे क्या बोला उन्होंने? लॉ ऑफ, यहां पे क्या बोला उन्होंने? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इट रिलेट्स टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन में चेंज होता है यहां पे? नहीं, देयर इज अ चेंज इन स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में देयर इज अ चेंज इन स्केल, नॉट इन प्रोपोर्शन। समझ में आएगा? देखो ये समझाना जरूरी है मेरे को। हे गाइस, लग रहा है कि ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। ये गलत क्यों है ये भी समझना चाहिए, क्योंकि कल चल के एग्जाम में ये स्टेटमेंट आया और पूछा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आप कभी आपने डिस्कस ही नहीं किया इसको कि ये इनकरेक्ट क्यों है करके। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द एंटायर एजेंडा ओवर हियर। कॉन्सेप्ट सब आते हैं, ये अभी अप्लाई करने की बारी है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोपोर्शन। बोलो क्या कहना है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज। अब वर्ड यहां पे गलत क्यों है मालूम है आपको? यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड ओनली उसके वजह से भाई, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। नहीं रे भाई, लॉन्ग रन में जब काम करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होता है, उसके वजह से भी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है सिर्फ इंडिविजिबिलिटी की वजह से नहीं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्नोलॉजिकल। अरे पढ़े थे ना सब? तो इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे बहुत कुछ फैक्टर्स है यार, तुम समझ रहे? तो वर्ड क्या हो गया वहां पे? ओनली। समझ रहे बात को? हाँ, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन अक्रू व्हेन इंडस्ट्री एक्सपांड्स बियॉन्ड ऑप्टिमम। अरे इंटरनल इकोनॉमी अपने को होता है, इंडस्ट्री का कुछ लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री जब बढ़ जाती है तो उसका फायदा सबको होता है, और उस फायदे को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सही है ना एकदम? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज आर रॉन्ग वंस। इसको गलत क्यों बोल रहे हैं? अंडरस्टूड? यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। Which of the following is not a characteristic of land? आपको समझ में आ रहा है क्या? एक चीज आपको, एक बात बताओ मुझे, जो हम लोग ने पढ़ा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें याद आ रही है, अब बस उसको कहां पे कैसे अप्लाई करना है समझ रहे? यही काम है। मतलब जब अपन पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट्स में, चाहे आप वो फाउंडेशन लेवल पे हो, अभी तैयारी कर रहे हो, फ्यूचर में जब आप इंटरमीडिएट के लिए तैयारी करोगे या फाइनल के लिए, पढ़ना इसी तरीके से। कॉन्सेप्ट इतने तगड़े होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में इतना अच्छा कमांड होना चाहिए। फिर जब हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने का सिर्फ एक ही चैलेंज है, ये क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर हमने लिखना है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। रिमेंबर दिस टिल योर फाइनल एग्जाम सर, ठीक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड? आपको बताया था मैंने, अपने को लर्न नहीं करना है, अपने को लर्न नहीं करना है कि हाँ लैंड के ये फीचर्स है। जैसे लॉ में आपको पूरा आंसर थ्योरेटिकल वे में लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। इकोनॉमिक्स नहीं, लाइफ इज इजी ओवर हियर। बस ध्यान में रखना है लैंड का ये है क्या नहीं है क्या। अभी देखो आप बताओ, द सप्लाई फॉर इकोनॉमी इज लिमिटेड, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। सप्लाई इज फॉर द इकोनॉमी, मतलब एट मैक्रो लेवल इट इज व्हाट? लिमिटेड। सो टिक कर दो इसको। अरे हाँ, कैसे नॉट पूछा है दीदी? ओ समझाना। Incorrect. Land is immobile. It is a feature. Its usefulness depends upon human efforts. Yes sir. It is produced by our forefathers. हमारे पूर्वज बना के गए थे जमीन को। क्या फालतू, मैं कैसे, मतलब कॉमेडी शो चालू है गए। मतलब कभी कभी तो ऐसे भारी भारी ऑप्शंस देते ना कि भाई मतलब बढ़िया है एकदम। सो बताइए क्या हुआ यहां पे, बताओ ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोरफादर्स, है ना? ये करेक्ट है ना? ये अरे करेक्ट आंसर है ना ये? अरे नहीं बोल रहे यार ये। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर फोरफादर्स, इट इज प्रिपेयर्ड बाय गॉड। इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। करेक्ट है नहीं बोल? चलो समझ में आया थर्ड का? यस सर। चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मजा आ रहा ना, बट ऐसा ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एग्जाम में भी जा रहे हैं ना तो सर टेंशन नहीं लेना चाहिए। पहले आपको ये सेशंस के पहले आपको टेंशन हुआ करता सर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, अभी आंध है। कौन से संडे को टेस्ट करना सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो, accumulation of capital depends solely on income of individuals. Savings can be influenced by government policies. Can be. ठीक है। External economies go with the size and internal economies go with the location. The supply curve of labor is an upward sloping curve. No, it is an exception. So it is a downward. सही है ना? So which of the following statement is true? ई बी वाला। तो कौन सा है बी वाला? सेविंग्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब क्या कि गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा सकती है, बराबर, तो इसके वजह से आप सेविंग कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे। सो इसके वजह से यू कैन डिसाइड टू सेव। सो आपको इस स्टेटमेंट में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो एग्जाम में ऐसा ही होगा, आप समझने की कोशिश करना। ऊपर पूछा कि इनमें का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फिर यहां पे पूछा कि इसमें का मतलब कौन सा सही है। जानबूझ के जब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ड्राफ्ट होंगे ना आपके, मतलब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नेक्स्ट वाले में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। और उस समय पे क्या होगा, आपके दिमाग में ना वो पहले वाले क्वेश्चन पे आपने बहुत सोचा था ना, तो वही चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि भाई मेरे को ट्रू वाला ही ढूंढना है। फर्स्ट ही ऑप्शन आपको मिलेगा, हाँ भाई ये ट्रू है, फटाक से गोला मार के आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहना है। आप समझिए, हर एक क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली स्टडी करके उसका आंसर आपने निकालना है, इंडिपेंडेंटली, जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना हो कि इस के बेसिस पे आगे के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो करके। ठीक है ना? ओके, सो 4 का आंसर क्या बोला बच्चों? चलो, वेरी गुड। फिफ्थ, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल फैक्टर्स दैट आर यूज्ड बाय द फार्मर एक्सेप्ट। देखा कैसा? और ये जो ना, ये एक्सेप्ट मतलब ऐसे एकदम छोटू सा साइड में ऐसे लिख दिया, ऐसे जानबूझ के एक्सेप्ट। इधर आप समझ, इधर जगह थी ना तेरे पास, वो ऐसे क्या होता है ना, बच्चा वो जोश में एकदम है ना, वो एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाएगा। तो आपको क्या ढूंढना है? ऑल आर वेरिएबल बट वन विल बी व्हाट? फिक्स्ड। सो अपने को वेरिएबल ढूंढना है यहां पे कि फिक्स्ड फैक्टर को ढूंढना है? फिक्स्ड फैक्टर को। सो आइए, द सीड एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द क्रॉप इज प्लांटेड, ये क्या है? वेरिएबल है ना ये तो। द फील्ड दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज इन विच क्रॉप इज प्लांटेड, ये फिक्स लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। द ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट ऑल्सो कॉर्न एंड क्या बोलते हैं उसको, बार्ली, तो क्या ये फिक्स्ड है? वेरिएबल है। 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर यूज कर सकता हूं ना, सबके लिए यूज हो रहा है ये। The number of hours that the farmer spends in cultivating the wheat fields, number of hours is variable। देखो, A तो वेरिएबल है, D वेरिएबल है, थोड़ा B और C में थोड़ा कुछ है ना, जरा चर्चा करना है, कौन सा फिक्स्ड है कौन सा 50-50 हो गया अभी। सही है ना? चलो सोचो बेटा, इधर नो फोन ऑफ फ्रेंड, नो नथिंग। इफ नॉट इन दिस अटेम्प्ट डायरेक्ट लाइफलाइन इज नेक्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, ऐसा है इधर। चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ट्रैक्टर 1-2 लगा सकते हैं, बट जो जमीन पे जो कल्टीवेशन करना है वो फिक्स्ड है। सो इसीलिए आंसर इज व्हाट? बी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज हो सकते हैं आपको, है ना, तो वो ध्यान में रखना। सो 5th का आंसर क्या है बच्चों? बी। एमपी ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ओह क्या है क्वेश्चन? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज total product divided by the number of units of variable input। बोलो, चलो ना ये बताओ, ये इसको क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, इसको बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज द एवरेज प्रोडक्ट। बोलो यस और नो? यस। सो दिस इज नॉट मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। आप समझा क्या फाइंड आउट करना है? कल चल के यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंस्टेड ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट दे विल गिव यू एवरेज प्रोडक्ट। तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। जस्ट बाय सेइंग कि दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन,
विल नॉट वर्क। अंडरस्टूड? यस सर, ओके। सो ये एपी है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। एक इनपुट को बढ़ाने से जो आपको एडिशनल आउटपुट मिलता है, उस एडिशनल आउटपुट को एक एक्स्ट्रा यूनिट को लगाने से आपको जितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा आउटपुट को क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आंसर क्या है? बी, द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। नो, फिक्स्ड तो फिक्स्ड कैसे इंक्रीज होगा रे? समझ रहे बात को? यस सर। डी में आपको आंसर ये भी हो सकता था, बोथ बी एंड सी। कंफ्यूज नहीं होना, समझे क्या? हाँ, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इनपुट। नो सर, खत्म हो गया। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 6। आंसर इज व्हाट? बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से। यस सर, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। मतलब आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ये सब सोचना पहले, ऑप्शन पढ़ने के पहले। आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है या कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या कम हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। क्या क्या हो क्या रहा होगा? टीपी, एमपी, एपी। This is stage 1, this is stage 2. Stage 1 is called as increasing returns. Stage 2 is called as diminishing returns. Constant return थोड़ी ना, diminishing returns. And stage 3 is called as negative returns. ऐसा कुछ कुछ बातें हो रही है, ठीक है ना? आइए, so diminishing marginal returns implies that decreasing average, oh my god, दया, यहां पे तो रिटर्न्स मतलब बात होती है आउटपुट की। कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। कॉस्ट की बात हुई है। प्रॉब्लम हो गया ना यार। अरे कैसा? रिटर्न्स मतलब आउटपुट की बात होती है ना भाई। तो आउटपुट में मतलब हम तो यही डिस्कस कर रहे थे ना। देखो ये बनाया ना सर ने, टीपी बनाया सर, ये आपने एपी बनाया सर, ये आपने एमपी बनाया। हम तो प्रोडक्ट की बात कर रहे थे सर, यहां ऑप्शंस में तो कॉस्ट की बात करिए। क्या करना क्या है बताओ? क्या लग रहा है आपको अभी? तो अभी ये एपी और एमपी और एमसी और एवीसी में रिश्ता भी है क्या कुछ? वो ध्यान में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। बिकॉज हियर दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? द आउटपुट। बट यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शंस में बात हुई है कॉस्ट के बारे में। सो आपका जब, मुझे एक बात बताओ, अभी ध्यान देंगे एकदम अच्छे बच्चों के जैसे। सारी चीजें डिस्कस होना बहुत जरूरी है, क्लिक होना चाहिए एग्जाम में। अभी मेरे साथ कर रहे हो इसके लिए शायद इजी लगता होगा, समझ रहे बात को? बट इंडिपेंडेंटली ये चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए। तो आप समझ रहे, ये अगर आपका एमपी है और ये आपका एपी है, तो दोस्तों ये आपका एमसी है और ये आपका एवीसी है। सही है ना? ये रिलेशनशिप हमने देखा था। सो यहां पे वो बोल रहा है कि देयर इज ए डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एमपी आपका गिर रहा है, देयर आर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, मतलब एमपी इज फॉलिंग। सो दैट मींस योर मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। सही बात है ना एकदम? यस सर। अब देखेंगे, डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। बोलो, वॉज द आंसर? सो इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। समझा क्या बात को? तो ऐसा आपको आंसर आना चाहिए, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मालिक यहां पे तो आपने आउटपुट की बात करी है क्वेश्चन में, और हम कॉस्ट के बारे में अगर ऑप्शंस आप दे रहे हो तो हम आंसर कैसे उसका निकाले सर? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एमपी एपी के साथ साथ एमसी और एवीसी का भी रिश्ता है। क्लियर है एकदम बात?
ये क्लिक होना बहुत जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो ये सॉल्यूशंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर आंसर क्यों आया आप वो नोट करते होंगे। सिर्फ प्रवचन को सुन के बहुत मजा आ रहा, अच्छा लग रहा सर, बहुत आगे जाओगे आप, ऐसे ही सर पढ़ते रहेंगे, कॉस्टिंग में भी ऐसे, ऑडिट में भी ऐसी, बहुत आगे जाओगे, ऐसा नहीं, लिखो उसको, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। द शॉर्ट रन, as economists use the phrase, is characterized by, short run, it is characterized by at least one fixed factor of production and firms neither leaving nor entering the industry। नहीं, ऐसा कुछ बोला गया? शॉर्ट रन में हमने फीचर्स देखे थे, शॉर्ट रन इज अ पीरियड विच इज टू शॉर्ट, याद आता है ऐसा, वेयर वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, बराबर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऐसी कुछ बात करी थी हमने। सो नो डाउट वन फैक्टर इज फिक्स्ड बट फर्म्स नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री, ऐसा सही लग रहा है क्या? शॉर्ट रन में इमीडिएटली कोई छोड़ के भी नहीं जा रहा, ना कोई नया भी आ रहा शॉर्ट रन में। चलो ठीक है, ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है पता नहीं, आगे और देखते हैं। जनरली अ पीरियड विच इज शॉर्टर देन 1 ईयर। सर टाइम के बारे में तो पक्की बातें बात ही नहीं हुई थी अपनी। शॉर्ट रन मतलब हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे सर कि 1 साल के ऊपर, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, मतलब शॉर्ट रन। टाइम के बारे में बात हुई थी क्या? नहीं। सो ये तो है नहीं। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं सर ये तो है ही नहीं। ऑल फैक्टर्स आर, नहीं, सवाल ही नहीं। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड प्रोडक्शन इज डन इन लेस देन 1 ईयर। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, नहीं, वो तो लॉन्ग रन में होता है, सारा इनपुट वेरिएबल है, तो ये भी नहीं है। तो फिर भैया जो आपको पहले डाउट आ रहा था वही सही है कि वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड फिर वो नीदर कैन एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। समझ में आया कैसे निकालना है आंसर? सो इस तरीके से कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट ऑप्शंस को जो रॉन्ग वन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। क्लियर है एकदम? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, मार्जिनल, एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व्स, मतलब अपना क्या टीपी एपी एमपी डायग्राम आप दिमाग में है? बच्चे आप पूछते थे ना कि सर ये टीपी एमपी एपी के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे आएंगे, ठीक है ना। एनकाउंटर्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन एग्जिबिट ऑल द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स, ये सारे रिश्ते दिखाता है ये, एक्सेप्ट, मतलब क्या ढूंढना है अभी, क्या ढूंढना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन, बराबर, यस। व्हेन टीपी इज राइजिंग, टीपी इज राइजिंग, एपी एंड एमपी may be either rising or falling। बोलो क्या बोलना है आपका, सही है कि गलत है? सच सच बोल दो भाई, पक्की बात है। When TP is rising, AP and MP may be either rising or falling, सही है ना? क्योंकि देखो जब ये अपना ये डायग्राम है तो यहां पे ये क्या है, देखो इधर ये बढ़ रहा है, ये इतना पार्ट ये बढ़ रहा है, यहां पे क्या हुआ भाई, ये बढ़ भी रहा है गिर भी रहा है, ये बढ़ भी रहा है ये भी गिर रहा है, बराबर, यस। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। चलो, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी एंड एपी बोथ आर फॉलिंग, ये भी सही है। जब एमपी ये इधर नेगेटिव में आया ना, ये इधर, तो ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है, इसलिए तो इसको नेगेटिव रिटर्न्स बोल रहे, सब गिरे हुए, सही। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इक्वल्स एपी एंड टीपी इज राइजिंग, सही है। सो ये सब सही रिलेशनशिप्स है। बचा गया डी, तो बट पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं इसको। व्हेन एमपी इज एज इट मैक्सिमम, एपी इक्वल्स एमपी एंड टीपी इज राइजिंग, नो सर। व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, एपी इक्वल्स एमपी, नो। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी, ऊपर वाले में पढ़ा था ना अपन ने वैसे ही, तो इसलिए 9th का आंसर क्या है? डी। दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप। क्या हो रहा है, क्या तेरे को? उसको अच्छा है वो, तू ध्यान दे बेटा। ये समझ में आया आंसर क्या है? यस सर। चलो 10th क्वेश्चन। सो द इकोनॉमिस्ट, टू इकोनॉमिस्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन? आइए देखते हैं। इन द शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, while in the long run all inputs are variable। no, 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 समझ में आए? yes।
In short run, the firm varies all inputs to find the least cost combination of inputs. No. In short run, all inputs are not variable. Na? In the short run, at least one of the firm's input level is fixed. Yes. Yes. In the long run, the firm is making a constrained decision about how to use the existing plant and equipment efficiently. नहीं, वो लोग तो उसको वेरी भी कर सकते हैं. सो अभी सी या डी बताइए 10th का आंसर. वेरी गुड, सही बात है एकदम. यस सर. सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 82 आर ओवर. कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस सर. अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, बोलो ना कुछ. यस सर. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? बताइए. प्रोडक्शन फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. प्रोडक्शन फंक्शन मतलब मालूम है ना आपको? द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट. ये पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं. हेलो, ये पता होना चाहिए पहले कि प्रोडक्शन फंक्शन मालिक हम लोग किसे कह रहे हैं. ये है प्रोडक्शन फंक्शन. सो एमपी और क्वांटिटी सप्लाइड का संबंध ही नहीं है यहां पे. सही है. तो दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं रे. The relationship between quantity of inputs needed to produce the given level of output, कि कितना इनपुट चाहिए ताकि हम लोग इस आउटपुट को बना सके. This is what is production function. So what's the answer? C. The relationship between quantity of input and margin. No. Clear एकदम बात? Yes sir. तो क्लिक क्या होना चाहिए आपको? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ये समझ में आना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट. क्लियर एकदम? यस सर. चलो. The law of diminishing returns applies to the short run but not the long run, the long run but not the short run, both the short run and long run, neither short run nor long run. वाह, क्या मस्त है. चलो 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 आंसर दीजिएगा 12th का. आप लोग आंसर की देख के नहीं बोल रहे ना, है ना? प्लीज ऐसा थोड़ा इन्वॉल्व रहना. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बराबर. ये किधर है? शॉर्ट रन में है ना? बोलो यस और नो. क्योंकि चलो बताओ क्यों ऐसा शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में क्या होता है बताओ? तो क्या क्या होता है उसके अंदर? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है कि बोथ शॉर्ट एंड बोथ लॉन्ग? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. नहीं नहीं उसका तो ऑप्शन में है नहीं ना, बात ही नहीं ना उसकी. यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. लॉजिक चाहिए. लॉन्ग रन में क्यों नहीं? लॉन्ग रन में क्या होता है ये पूछ रहा हूं. चलो ऐसा क्वेश्चन आता है लॉन्ग रन में क्या होता है, तो जवाब क्या होता आपका? नहीं नहीं नहीं, नहीं. आप समझिए आपका ये शॉर्ट रन में ये डायग्राम हुआ ना आपका ये, तो जिसमें आपने क्या बोला था कि सर स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स. सही है ना? लॉन्ग रन में आपने ये पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे? स्टेज 1 इंक्रीजिंग, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 डिमिनिशिंग. तो फिर तो दोनों आना चाहिए. इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. फिर से मैं उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूं कि हमें सिर्फ हाँ ये आंसर है ये आंसर है इसके लिए हम लोग नहीं खेल रहे हैं. हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है. समझे बात को? सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज लॉन्ग रन में इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स. समझ रहे? क्योंकि आपके पास ये भी तो ऑप्शन है ना, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. देन व्हाई नॉट दिस? ये क्वेश्चंस आपने खुद से पूछने चाहिए कि ये क्यों नहीं. भाई आंसर की मैं आपके, इसलिए मैंने पूछा. आंसर की मैं आपने ए पढ़ लिया, इसके लिए आप ए बोल रहे हो, क्या ऐसा मामला है क्या? नहीं. तो अगर वैसा नहीं है तो सवाल यह आना चाहिए कि भाई दोनों में क्यों नहीं. यहां पे इस पोर्शन को क्या कहते हैं? फिर ये स्ट्राइक होना चाहिए आपको कि अगर इस पार्ट को हम लोग डिमिनिशिंग कह रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं. अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ऑल गुड है जी? अच्छा लग रहा ना? वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब आज इस लेक्चर के पहले आप कहां थे, इस लेक्चर के बाद आप कहां हो? अगर इसमें वैल्यू एडिशन है तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब आपका टाइम जो है ना ये वर्थ इन्वेस्टिंग है. सही है? चलो
डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर when units of variable input are added to the fixed input and TP falls. जब TP फॉल होता है तो क्या होता है? आप नहीं तो बोल दिए, अब क्या होता है ये भी बता दो. नहीं नहीं, क्या होता है? टीपी फॉल होता है. मतलब कौन से, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में है कि किधर है अपन? इंक्रीजिंग में है, डिमिनिशिंग में है, नेगेटिव रिटर्न्स में? कहां है? नेगेटिव रिटर्न्स में है. क्योंकि जब टीपी गिर रहा है, समझ में आया क्या? मेरा इंटेंशन समझो, आपको टॉर्चर करने का इंटेंशन नहीं है कि भाई ये बता. आप पूछेंगे सर सवाल ही नहीं पूछा फिर भी क्यों बताए. एग्जाम में डिमिनिशिंग के जगह इसको चेंज कर देंगे नेगेटिव रिटर्न्स ऑकर व्हेन. तो पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं भाई. हम लोग रट के थोड़ी जाना है अपने को कि ऐसा ये ऐसा ऐसा भाई छापेंगे एग्जाम में, ऑप्शन यही होगा. समझ रहे बात को? ऑप्शंस को रट के नहीं जाना होता है, ठीक है ना? हाँ. When units of variable input are added to fixed input and MP falls. जब MP गिर रहा है तब क्या होता है भाई? डिमिनिशिंग रिटर्न. वहीं से तो डिमिनिशिंग रिटर्न चालू होता है ना साहब. तो ये तो नहीं है. 13th का आंसर क्या बोल रहे हैं अपन? बी. खत्म हो गई बात. आगे के पढ़ते हैं. When the size of plant is increased in the long run, भाई diminishing returns occur in the short run. आप समझ में आया लॉजिक? Yes. When the quantity of fixed input is increased and returns to the variable input falls. नहीं भाई, how can the fixed input be increased? Short run में it is what? Fixed. Best. Wow. ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट जाता बोलते बच्चे, पता नहीं. Use the following information to answer questions 14 to 16. ठीक है ना? आवर्स ऑफ लेबर दिया है, टोटल आउटपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. इसको जो है ना, बिना क्वेश्चंस को पहले रीड करे टेबल को पहले फिल कर देना, कंफ्यूजन नहीं होता है. तो इधर तो 0 0 रहेगा, 100 100 रहेगा. यहां पे अब टीपी आपको डैश दिया है बट इधर 80 बोला है, तो टीपी कितना होगा? 180. और ये आपको 240 माइनस 180 60. टेबल पूरा हो गया. क्या है भाई इसके अंदर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. हाँ भाई, नंबर ऐसे बटोरने के, डायरेक्ट फटा फ्री फंड के मार्क्स है ये. ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, छोड़ने का नहीं, इसको पहले ग्रैब करने का. इसको when total, what is the total output when 2 hours of labor is employed? Okay. What is the marginal product for third hour of labor? 60. Okay, खत्म. सही है ना? इसमें टाइम भी कम लगता है, नंबर भी पूरे मिलते हैं, टेंशन ही नहीं है कहीं. What is the average product of first 3 hours of labor? First 3 hours of labor 60. 60 divided by 3 20. No. Average मतलब क्या होता है? TP by the input, that is 240 divided by 3. So 240 divided by 3 is 80. Answer is 80. 16 का आंसर is B. क्लियर है एकदम? मजा आया? यस सर. चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग यहां से? चलो. Which cost increases continuously with the increase in production? कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा? तो देखो, एवरेज कॉस्ट वो तो कम होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है. तो मार्जिनल कॉस्ट ये भी कम होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो फिक्स कॉस्ट तो गिरेगा ही, मतलब फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. तो 17th का आंसर इज डी. बहुत इजी है ये. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के क्वेश्चंस भयंकर इजी. कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व्स, ध्यान से पढ़िएगा, इज नेवर यू शेप्ड. बच्चा इमोशनल होकर वो नेवर कभी पढ़ता नहीं है, एंड देयरफॉर ही नेवर पास. नेवर बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर पढ़ोगे तो पास होगे, नेवर नहीं पढ़ोगे तो नेवर यू विल पास. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व, बताइए, इज नेवर यू शेप्ड? नेवर. पढ़ना क्या है? ऑप्शंस भाई दिख रहा है. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा तो वो गिरते ही जाएगा ना. अरे ऐसा ऐसा मत कर भाई, वो ऐसा ही है, गिरा हुआ है वो. क्या ऐसा ऐसा कर रहे तो?
अरे सही है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिरा हुआ है ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो 18th का आंसर इज व्हाट, डी. टोटल कॉस्ट in the short run is classified into fixed cost and variable cost. Which one of the following is a variable cost? कौन सा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? अरे बार बार मटेरियल लेके आना पड़ेगा ना भाई, तो ये वेरिएबल है क्या? फालतू क्वेश्चन है. इक्विपमेंट तो लगा हुआ है शॉर्ट रन में. इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स वो तो फिक्स्ड है, बराबर. पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग ये भी पर मंथ आपका क्या है, फिक्स्ड है. पर ईयर आपका फिक्स्ड है, बराबर. तो आंसर इज व्हाट, 19th का आंसर इज ए. इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस क्या? नहीं. रिमेन्स कांस्टेंट क्या? नहीं. क्या पूछा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट. ये ध्यान से पढ़ना. फिक्स कॉस्ट पूछा है या एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा है, ये ध्यान से पढ़ना है आपने. सही है. फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन राइजेस, नो. बराबर है. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व? चलिए आप बताइए. देखो 20 क्वेश्चंस हो गए. आपको समझा क्या? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सुपर फास्ट हो गए. ऐसे ही जब दिमाग चालू हो जाता ना एक बार एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो अच्छे से आपको मोमेंटम मिल जाता है. बस उस मोमेंटम को छोड़ना मत. घर पे भी यही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्लानिंग कर्व? बिकॉज लॉन्ग रन इज कॉल्ड एज प्लानिंग होराइजन. तो लॉन्ग रन का कर्व जो होगा वो होगा प्लानिंग कर्व. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. 21 का आंसर इज व्हाट दोस्तों, ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ अ फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वांट सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व्स की बात हो रही है. इफ अ फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वांट टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन? क्या नहीं होगा? मतलब ये आपका आइसोक्वांट है, यहां पे हो पॉइंट ए पे, यहां से बी पे आ गए, तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम ही होगा आपका. अरे बोलो ना, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. जैसा इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, यहां पे देयर विल बी सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. सो क्या नहीं होगा वो पूछ रहे. अ चेंज इन द रेशियो इन विच द इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द आउटपुट. होगा क्या नहीं होगा? होगा ना. नहीं समझे सर, क्वेश्चन ही नहीं समझा. बोलो ना नहीं समझा. रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स. देखो दिस इज आइसोक्वांट. यहां पे आपका रॉ मटेरियल Y, यहां पे आपका रॉ मटेरियल X. सही है. अब आप जो है यहां ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आ रहे हो, तो ए में आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया रॉ मटेरियल का, बी में आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया ना रॉ मटेरियल का. सो नाउ रीड 22 में क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये बताओ. अ चेंज इन द रेशियो इन विच द इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द आउटपुट. तो इनपुट का रेशियो चेंज होगा ना. आउटपुट भले ही सेम मिलेगा बट इनपुट्स का रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? ये अपने को जब क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे डायग्राम रफ में बना के चेक करना है कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप क्या करते हो, बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि सर इसको मेंटली आप सोचते हो कि क्या होगा कैसे होगा. यू डोंट ड्रॉ इट. समझ रहे बात को? आपको ऐसा लगता है एमसीक्यूज क्या है, इकोनॉमिक्स थियोरी तो है, सो ये डायग्राम्स वगैरह थोड़ी बनाने के. जितना रफ में अच्छे से ये डायग्राम्स बनाओगे उतना ऑप्शंस सही या गलत सिलेक्ट करने में क्लैरिटी मिलेगा. समझ रहे बात को? ये आर्ट है, आप समझो इस बात को. ये सेशंस को कैजुअली मत लेना. आपको पता है अपना सिलेबस खत्म हो चुका है, अपना पूरा क्लासेस के दौरान रिवीजन समरी नोट्स भी बन चुके हैं, बराबर. बट ये सेशंस अपन क्यों ले रहे हैं कि सर अब कॉन्सेप्ट सब आता है बट इनको किस तरीके से अप्लाई करना है ये सीखना है. तो ये आर्ट है कि आपकी प्रोबेबिलिटी आंसर सही आने की बढ़ाए करके. इसलिए मैं मेहनत ले रहा हूं, आप मेहनत ले रहे हैं. तो ऐसा होगा या नहीं होगा बता दो. होगा ना. तो ये करेक्ट आंसर है क्या?
नहीं, क्योंकि अपने को क्या पूछा है कि क्या नहीं होगा, समझे बात को? यस सर। अ चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट, बताओ होगा? क्योंकि द चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट, एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए आपका जो रेशियो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। अ चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, बताइए। तो ये नहीं होगा आपका चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, यहां पे बस टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट चेंज होगा, यस, बट भाई यहां पे ए पे जो आप आउटपुट बना रहे हो, बी पे जो लेवल ऑफ आउटपुट है, दोनों में क्या होगा? सेम होगा। सो दिस विल नॉट हैपन दैट देयर विल बी अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सो 22 का आंसर क्या हुआ? डी। समझ में आया आपको? यस सर। 23, which of the following, with which of the following is the concept of marginal cost closely related? आहा, बताइए, बताओ ना। वेरिएबल कॉस्ट, क्यों? क्योंकि देखो, आप समझो बात को, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट लगती है, उस एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। बट वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, इट विल नॉट चेंज। बट उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई वो कौन सी थी? वेरिएबल। सो इसीलिए एमसी इज क्लोजली रिलेटेड टू वीसी। क्लियर है एकदम? यस सर। 23 का आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट। चलो बता दो फटाफट, रीड करो, आंसर दो। 24, when average cost is rising, marginal cost must also be rising. When average cost is, अभी ये क्या करना है फिर? This is MC, सही है। अब ध्यान से देखना, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है मस्ट। ये इज्जत देने का, ये ओनली, मस्ट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी बन जाते हैं ये। आपको लगता है ये शब्दों को क्या ही इज्जत देना है? भाई बहुत जरूरी है उनको। अब बताओ क्या सही है क्या ये? देखो, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? राइजिंग। किधर है एवरेज कॉस्ट? इधर से ये बढ़ रहा है ना, बराबर है? हाँ, अब बताओ क्या हो रहा है? द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग। ये मिनिमम पे हो सकता है। किधर गया डायग्राम मेरा? सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। हमने क्या बोला था यहां पे? बताइए। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, क्या हो रहा है यहां पे? द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग। सही लग रहा है? अब लग रहा है सही, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग। ये बढ़ रहा है ना ये। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, तो दिस मस्ट ऑल्सो राइज, ऐसे दिख रहा है। लेट्स सी अदर ऑप्शंस। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग। नहीं, ये तो ये कैसे गिरेगा? कैसे? ये नहीं है। When average cost is rising, the marginal cost is above average cost. No, it is below. अरे यस कैसे? अरे देखो ना, when relationship, एक बार relationship लिखे अपन। When average cost is falling, MC क्या बोला था? MC is less than AVC, बराबर है। When average cost is minimum, MC is equal to AVC. बोलो कुछ। And when average variable cost is rising, MC is greater than AVC. So when average cost is rising,
द मार्जिनल कॉस्ट इज अबव, हाँ ये भी सही लग रहा है आपको, सही है, ओके। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, बोलो ना। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, दिस मस्ट बी राइजिंग, नो दिस कैन ऑल्सो फॉल ना, बराबर। सो ये नहीं है। अब भाई साहब 50-50, चलो अब मोस्ट अप्रोप्रिएट एप्ट क्या है बताओ। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो आंसर दो फटाफट। रीजन पूछेगा हमें, मैं रीजन पूछेगा, आप जब आंसर दोगे तो ध्यान से, एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग। When average cost is rising, marginal cost is above average cost. दोनों सही लग रहे हैं मेरे को। 24 का आंसर दे दीजिएगा। क्यों पूछना जरूरी है। हाँ ये एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी, ये तो पता है, सही है, बट ये इसका व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी, क्या हो सकता है, मस्ट बी राइजिंग। हाँ ये दिख रहा है, बट ये भी तो है ना, मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग, ऐसा भी दिख रहा ना ये। हाँ ऐसा लॉजिक समझाने, सो ये दोनों वही कहना चाह रहे हैं, बराबर। समझो बात को, मस्ट बी राइजिंग, बराबर, और ये भी कह रहा है इट इज अबव। अब ध्यान से सुनना, ये मस्ट बी राइजिंग अभी दोनों में से है। अब आप समझो, ये जानबूझ के डिस्कस कर रहे हैं, अभी समझो एकदम अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम में ऐसे आपको दिखेगा कि सर ए भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है, और एक्चुअली दोनों सही है दिख रहे हैं अपने को। तो इसमें से अपने को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो अपने को सिलेक्ट करना है। अब आप समझो, इट मस्ट बी राइजिंग ये बोला है, बट इट कैन बी राइजिंग इन, ये थोड़ी बोला है कि इन राइजिंग इट विल बी लेस देन एसी। ये राइजिंग है बट वो अबाव या बिलो है वो नहीं बोला। तुम समझे क्या बात को, अबाव या बिलो वो नहीं बोला, बोला है मस्ट बी राइजिंग और अपने को मालूम है इट इज राइजिंग। बट और एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या आ जाता है कि इट इज राइजिंग नो डाउट, बट उस राइजिंग में मोर अप्रोप्रिएट इज दैट इट इज अबव द एवरेज कॉस्ट। समझा क्या बात को। सो देयरफॉर वी राइट दिस एज द करेक्ट आंसर, सी। समझा क्या बात को। अदरवाइज दोनों सही है मालिक, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, बट अब इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सुटेबल है ना सर, उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है बात एकदम। यस सर, मजा आया ना। ऐसे एमसीक्यूज को स्टार मार्क करके जाना है, लास्ट मिनट रिवीजन में काम में आता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 रेडी बच्चों। इसका पीछे आंसर क्या दिया 24 का, देखो वाला आंसर की में। वेरी गुड। चलो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर गाइस। 25 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे फिर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओहो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पहले तो बच्चे के दिमाग में यह आना चाहिए। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब जो हम लोग एक्चुअल पेमेंट करते हैं वो कॉस्ट, सही है ना। तो ऑप्शंस में अब अपने को यही ढूंढना है कि एग्जांपल्स पूछ रहे हैं तो कौन सा इसमें एक्चुअल पेमेंट हुआ है वो फाइंड आउट करना है अपने को। क्लियर एकदम बात। यस सर। द वेजेस अ प्रोप्राइटर कुड हैव, ये इंपॉर्टेंट है। कुड हैव भाई, ये तो कौन सा हो गया, ये तो आपका नॉर्मल रिटर्न हो गया ना, ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक्चुअल थोड़ी है वेजेस, सही है ना। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। द इनकम दैट कुड हैव, चल भग यहां से, ये भी नहीं है। समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं, बहुत इजी है सर। पहले एग्जाम में यही है कॉन्सेप्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट पूछा ना
तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए एक्सप्लिसिट मतलब किसे कहते हैं, उसमें क्या पढ़ाया गया था, फिर उसके एग्जांपल्स को देखो। पहले कॉन्सेप्ट क्या होता ना, आप कॉन्सेप्ट को पहले रिकॉल नहीं करते, डायरेक्टली यू गो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। बट आपको समझना है कि जब आप क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, उस कॉन्सेप्ट को पहले आपने रिकॉल करना है विदाउट फर्स्ट सीइंग दी ऑप्शन। नहीं तो जब ऑप्शन एक बार पढ़ लिया ना, वो ट्रैप है, फिर वो ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि बिना आपने खुद ने इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट के बारे में बगैर सोचे अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो सर आपका कंफ्यूजन पक्का है, तय है वो तो। सही है एकदम, यस। द पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म, यस, एंड द नॉर्मल प्रॉफिट, नो, खत्म। तो आंसर क्या हुआ 25 का, सी। क्लियर है एकदम, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? हाँ, नहीं 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 नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस कुछ कुछ, ऐसा बोला था, याद है आपको? वो भूलने का नहीं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कहीं मिल रहा है क्या? देखो, फर्स्ट, द इंटरेस्ट कुड हैव बीन अर्न्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स used by the firm to finance the expansion। सही लग रहा है ये। the payment of rent by the firm, नहीं, ये तो एक्चुअल खर्चा है। इंटरेस्ट पेमेंट मेड, ये एक्चुअल खर्चा है। पेमेंट ऑफ वेजेस, नो। तो यहां पे आपको कुड हैव वाला ये मिल गया, सिंपल है एकदम, सही है। अगला क्वेश्चन बहुत जोरदार, 27 to 29, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चंस। आउटपुट दिया हुआ है आपको, टोटल कॉस्ट दी गई है आपको। 27th is easy, the average fixed cost of 2 units of output। बोलो क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स, 80, 85, 120, 205। 205 के लिए कौन कौन है? हाथ ऊपर करे। अरे तू क्या चिक चुक कर रहा है? वो बोल रहा ना, हाँ बेटा बोलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 205। 205 के लिए कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी कमेंट कीजिएगा। क्या हुआ बेटा? 410 अगर डिवाइड करोगे तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा मालिक, तो आपका ये नहीं है। अब आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो पहले आपको फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। तो आप समझिए 0 यूनिट्स पे जो कॉस्ट लग रही है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। So fixed cost is equal to 240. Average fixed cost at 2 units is equal to 240 divided by 2, which is equal to 120. Answer is C. समझे बात को? तो ये बहुत जरूरी है। The marginal cost of 6th unit of output is कितना? बोलो ना। TC at n minus TC at n minus 1, that is 690। इधर लिखता हूं TC at n minus TC at n minus 1, that is 690 minus 610 is equal to 80। ऑप्शन है कैसा? यस सर, डन, सी। क्लियर है एकदम? ये वाले बहुत इज्जत है। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत धांसू क्वेश्चन है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स start to occur between, diminishing marginal returns पूछा है, कॉस्ट नहीं, हेलो, रिटर्न्स। चलो, विथ लॉजिक विथ रीजनिंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कैसा करने का सर? वही नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम ना? किसको किसको नहीं आ रहा हाथ ऊपर करो। इसके लिए देखते को नहीं मालूम ना, तू जाता आज तो क्या होता है ना? तू वैसे जा कर रहा था? तू जा तो रहा था यार, बोरिया बिस्तर लेके निकल पड़ा था तू। हाँ, सब चले गए थे, तेरे बारे में बोल रहा हूं। वो आएगा वो क्लास को, तू उसके भरोसे मत रहे हो, चुप चुप के पढ़ता हो तू। अभी ध्यान से सुनना, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का ये जो है ना सर, इसको कैसे ढूंढने का मैं आपको सिखाता हूं।
तो यहां पे आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो मार्जिनल कॉस्ट यहां पे 330 माइनस 240, बोलो ना 330 माइनस 240 90, 410 माइनस 330 80, 480 माइनस ये 70, 540 माइनस 480, बोलो ना 60, 610 माइनस 70 80। अब आप समझो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मार्जिनल कॉस्ट यहां से 60 से क्या हो गया 70 हो गया। सो एमसी स्टार्टेड टू राइज, दैट मीन्स द रिटर्न्स आर मार्जिनल रिटर्न्स आर फॉलिंग। डायग्राम, relationship between MP and MC, when MP falls MC rise। अरे समझा नहीं समझा? So it will start to occur from 4 to 5, that is 4 and 5। यहां से वहां it will start from 4 and 5। समझा गया आंसर सी? कैसे निकाला समझा गया आपको? कि जब आपका MC बढ़ने लग जाएगा that means your marginal returns, returns मतलब आउटपुट, ये ध्यान में रखना, returns मतलब आउटपुट। When your returns will start to fall, that means your cost will start to rise। तो ये आपको MC फाइंड आउट करना है। यहां पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। 30th क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, चलो एवरीवन, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। देखते हैं आराम से, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, no, a change in output due to, no, change in output थोड़ी कॉस्ट की बात होगी ना। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट, नो, ये तो एवरेज प्रोडक्ट हो गया। ये आंसर इज व्हाट 30A। क्लियर है एकदम? यस सर, चलो वेरी गुड। आगे 30 क्वेश्चंस हो गए सर आउट ऑफ 82। सही है एकदम? यस सर। अगले और 10 क्वेश्चन देखते तो आधे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या सर? Which of the following is a true relationship? सच्चा रिश्ता कौन सा है? Between marginal cost function and average cost function। So MC and AVC के बारे में बात हो रही है। आप सबको पता है ना इसके अंदर 3 रिलेशनशिप है। कौन से है वो? हम सबको ये वापस से मैं क्या बता रहा हूं, पहले आपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। ये चीजें मतलब इसको हैबिट बनाओ है इसको। पहले आपने क्या करना है, एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप मत करो, पहले कॉन्सेप्ट को फोर फ्रंट पे लेके आओ, सामने लेके आओ। ठीक है? सो क्या बोला अपन ने, व्हेन एवीसी इज राइजिंग एमसी इज लेस देन एवीसी, व्हेन एवीसी इज मिनिमम एमसी इज इक्वल टू एवीसी, एंड व्हेन एवीसी इज फॉलिंग एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी। सही है? ये 3 रिश्ते हैं। अब इसमें से जो ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से सच्चा रिश्ता कौन सा है ढूंढ के निकालो। MC इज ग्रेटर देन, इफ MC इज ग्रेटर देन ATC। अच्छा, ATC भी लाया है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, फिर अपन क्या करेंगे, और डायग्राम्स। दिस इज योर MC, चलो बोलो यस सर। दिस इज योर AVC, बोलो यस और नो। एंड दिस इज योर ATC, अरे बोलो साहब यस सर। एंड लास्ट में दिस इज योर AFC, दिस इज AVC, ये आपका ये AFC, ये हो गया AVC, ये हो गया ATC, ये हो गया MC। हो गया ना? ऐसा वो डायग्राम बनाया था ना अपन ने, सब मतलब जैसा पूछा है ना वो सामने होना। आप क्या करते हैं, जबरदस्ती दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं, मेंटली चीजें इमेजिन कर करके। कई को करने का डायग्राम मेरे को सब आते हैं ना, खटाक से ड्रॉ करने का, जो देखा है वैसा दिख रहा है, क्या हो गया, खत्म। अब बताओ, व्हेन MC इज ग्रेटर देन ATC क्या हुआ? व्हेन MC इज ग्रेटर देन ATC, ATC इज फॉलिंग। पागल है क्या? ATC इज राइजिंग। समझा क्या? आप इमेजिन कर रहे थे इसको कि वैसा होगा या नहीं होगा। अब मेरे को इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं, मेरे को दिख रहा है ATC इज राइजिंग सर। आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे थे ना। ये डायग्राम आपने सोचा भी नहीं ऐसा बनाएंगे करके, सोचा था क्या? नहीं, कवरेज क्षेत्र के ही बाहर था। ऐसा होता है क्या? थोड़ी ना ऐसा करना होता है।
सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ये ऐसा कहाँ रिश्ता, कहाँ है, कोई रिश्ता नहीं है यार, मैं कौन से इस रिश्ते में फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। द एटीसी कर्व, चलो ना ध्यान दो, द एटीसी कर्व इंटरसेक्ट्स एमसी कर्व एट मिनिमम ऑफ एमसी। वाह वाह, मतलब ये एटीसी और ये इधर ये एमसी का इधर मिनिमम है, और वो एटीसी इंटरसेक्ट कर रहा किधर, एमसी को उसके मिनिमम पे कर रहा क्या, नहीं समझा। अगेन देयर इज नो नीड फॉर अस टू इमेजिन, सीधा डायग्राम देखने का, खत्म करने का बात को, हो रहा क्या वैसा नहीं ना, फिनिश। द एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एटीसी कर्व एट मिनिमम ऑफ एटीसी, सही है ना एकदम। पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना। इफ एमसी इज लेस देन एटीसी देन एटीसी इज इंक्रीजिंग, जरूरी नहीं है, इट कैन बी फॉलिंग, मतलब देखो ना, ये व्हेन एमसी इज लेस, ये इधर है बराबर कि नहीं, ये इधर है अपन, तो ये क्या, ये फॉलिंग है ना, ये तो इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज फॉलिंग, एटीसी इज फॉलिंग, सो ये भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, यस, ये। अंडरस्टूड, बेस्ट है सर। ओह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फिर से ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ए चीज, अभी क्या कर रहे हैं इसको, देखो ये ए वाली बातें है ना, तो पहले तो क्या करने का देखो, ए टी सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, ऐसा लिख के रखने का दिमाग में, ऐसा कुछ दिया है ना मेरे को क्या मालूम है वो लिख के रखने का भाई। अभी बोलो ए टी सी इज इक्वल टू एफ सी, चल भाग यहां से, ए बी सी इज इक्वल टू, चल भाग यहां से, एफ सी इज इक्वल टू ए टी सी, नहीं, एफ सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस, ओके डन डन, समझा क्या बात को। ऐसा मतलब जो मालूम है ना पहले उसको नोट करने का, तुम इसमें सोचते बैठते हो वो नहीं चलेगा सर, क्या नहीं, तुम समझो बात को, इसमें क्या होता है ना, अननेसेसरी आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद हो रहा इसके वजह से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, कौन सी चीजें कॉस्ट फंक्शन में नहीं आती है, द प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ लेबर, टैक्सेस, प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a determinant of firm's cost function। चलो क्वेश्चन नंबर 33, कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है ये मालूम है क्या, क्या, the cost of output is equal to the function of cost of input, बराबर। this is determined from production function, yes। price of labor input, yes। taxes is also what, the cost। price of the firm's output, भाई वही तो निकाल रहे, it is not the determinant, it is the resultant। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, डिटरमाइन नहीं है कर रहा है वो, डिटर्मिनेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये जो ये रिजल्टेंट है, भारी हो गया ये। सो इसके लिए अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, अरे ऐसा हंसो मत, तुमको अभी बहुत मजा आ रहा है, ये एग्जाम में है ना मजे ले लेगा बैठे बैठे, क्लियर एकदम, यस सर। चलो सर जी ये करते हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। भाई तो अकेला बहुत हंस रहा, पता है तेरे को। टीसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना, हाँ क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, ऐसे क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, इन्होंने उल्टा बोला है तो ये भी नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस। सपोज द आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, वाह, output increases in the short run, total cost will, output increase in the short run, total cost क्या हो जाएगा, increase due to increase in the fixed cost only, increase, अरे आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली,
Increase due to increase in both fixed and variable cost? No. Decrease if the firm is in the region of, ये है क्या, कैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स में इंक्रीज होगा ना कॉस्ट, बराबर के नहीं? तो आंसर क्या हो गया 35 का? 35 आंसर इज बी. कम ऑन गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, गिव मी द आंसर. वेरी गुड. चलो 36, 37, 38, 39, 40, लास्ट 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस करते तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा. 41 करेंगे ना, 82 है. चलो फास्ट फास्ट बोल दो. चलो 36. Which of the following statement concerning long run average cost curve, ध्यान से पढ़िएगा, is false? It represents the least cost input combination for producing each level of output. Yes ना? हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे लीस्ट कॉस्ट, नहीं आपको तो पता ही नहीं है ये क्या बोलना है. ये एक लीस्ट कॉस्ट यहां पे होगा, फिर और एक कॉस्ट कब आएगा, फिर और एक कॉस्ट कब. तो ईच स्टेज पे जो लोएस्ट कॉस्ट रहेगा, फिर एक स्मूथ कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे एनवेलपिंग दोस. सही है ना? तो इट इज अ लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट. इस लेवल पे लिखिए ये लीस्ट कॉस्ट, इस पे ये, इस पे ये, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने. सो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, फॉल्स नहीं है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. यस सर. The short run cost curve at minimum point of the long run average cost curve represents the least cost. नहीं कैसा ना, इसका जो ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये वाला, ये मिनिमम पॉइंट होगा ना. शॉर्ट रन का मिनिमम पॉइंट थोड़ी लॉन्ग रन का मिनिमम पॉइंट होगा. सो दिस इज false and this is the correct answer. And output increase, as the output increases, the amount of capital employed by the firm increases. Yes, क्योंकि all are variable ना, even capital is what? Variable. The negatively sloped, that is falling part of the long run average cost curve, मतलब which part समझ रहा है क्या आपको? ये वाला part, falling part, the negative part of the long run average total cost curve is due to which of the following? Diseconomies of scale. अबे डिसइकोनॉमी होता तो गिरता थोड़ी खर्चा. ये खर्चा है क्या? ये नहीं. द नेगेटिवली स्लोप्ड फॉलिंग पार्ट ऑफ द एयर, सॉरी कॉस्ट का पूछा ही है, सॉरी. द नेगेटिवली स्लोप्ड मतलब ये अपने को अभी कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये बराबर. और ये भी किसका कॉस्ट ही है ना ये तो. हाँ, सो ये सही बोल रहा हूं मैं तो. ये तो क्या कंफ्यूज कर रहा है यार तुम, बैठे बैठे. सो द नेगेटिवली स्लोप्ड फॉलिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व is due to which of the following? Diseconomies of scale? No. Diminishing returns? No. Difficulties encountered in coordinating many activities in the? No. The increase in productivity that results into specialization? Yes. 37 का आंसर is what? D. बोलो ना कुछ. Yes sir. जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगा ना. The positively sloped, अब ये बता दो. तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, डिसइकोनॉमिक्स, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा तो कॉस्ट क्या हो जाती? कम होती ना. बट ये तो पॉजिटिव पार्ट है. चलो इसका आंसर दो फटाफट. 39 का. अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट ATC इज 300 एट 5 यूनिट्स. सो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो गया एट 5 यूनिट्स? बोलो ना. 1500 एट 5 यूनिट्स. मैं क्यों बताऊं ये सब? आप कर सकते हैं ना इसको, पहले मुझे नहीं बताना. किसको किसको लग रहा है 20 आंसर? आपको पूछा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट 6 यूनिट. फटाफट बोल दो 20. 320 माइनस 300 इज इक्वल टू 20. सही है ना? नहीं, आपको 300 इंटू 5 इज इक्वल टू 1500 टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स. फिर उसके बाद 320 इंटू 6 इज इक्वल टू 1920 टोटल कॉस्ट एट 6 यूनिट्स. तो 1920 माइनस 1500 इज इक्वल टू 420. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. अंडरस्टूड? यस सर. 40. चलो फटाफट बोल दो. अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150.
and has to pay 350 to its fixed factors of production whether it produces or not. How much is the average total cost is made up of variable cost? वाह, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों को तो. A firm producing 7 units of output has average total cost of rupees 150. So what is the total cost at 7 units? 150 into 7 is equal to 1050. ये टोटल कॉस्ट हो गया. इसमें बोला एंड हैज टू पे रुपीज 350 टू द फिक्स कॉस्ट. तो इसमें से फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 350. सो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 700. फिर आपको पूछा है हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो 700, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 700 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 100. सो आंसर इज डी. समझा गया? किसको नहीं समझा बोलो? समझा? लास्ट क्वेश्चन. A firm has a variable cost of 1000, variable cost of rupees 1000 at 5 units of output. Average नहीं बोला है, variable cost बोला है. If the fixed costs are 400, what will be the average total cost at 5 units? बताइए. So 1000 plus 400 is equal to 1400 is the total cost. Divided by 5 units is equal to 280 is the average total cost. है क्या 280 आंसर? यस सर. 41A. 42 खत्म कर देगा? नहीं ना, मेरा लेक्चर है. A firm's average fixed cost is 20 at 6 units of output. What will be at 4 unit of output? मजाक कर रहे यार. 20 into 6 is equal to 120 divided by 4 is equal to 30. फालतू. सही है एकदम? यस सर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आधा चैप्टर खत्म हो गया अपना ये. आई होप आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. तो यहां से हम लोग अभी कल मिलेंगे और कल इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश करेंगे. राइट? यस सर. So thank you very much guys. Bye bye. Have a great day ahead. Bye bye.